तो बात करते हैं दोस्तों सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप के अंदर मैंने आपको बताया था सॉरी, कि हमको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शियर फोर्स। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर पढ़ा होगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हमको कैलकुलेट करना रहेगा ब्रिज के अंदर, वो सबसे पहले हम लोग जो डेड लोड हमारे पास प्रेजेंट है उस डेड लोड की वजह से कैलकुलेट करेंगे। डेड लोड दोस्तों मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था किसकी इसकी वजह से, टोटल डेड लोड जो होता है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। जैसे कि अगर आप यहाँ पर इस फिगर के अंदर देखेंगे तो ये क्या है, ये मेरा क्या है दोस्तों, ये टोटल डेड लोड पर ग्रेडर है। मतलब कि एक ग्रेडर पर कितना टोटल डेड लोड आ रहा है, वो कितना है, इतना मेरा है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये मेरे को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या बोला, ड्यू टू डेड लोडिंग, जो डेड लोडिंग है उसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट रहेगा वो मेरा WL² बाय 8 होता है। यहाँ पर इसको दोस्तों WL×L/8 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट कर रखा है WL। WL क्या है, ये मेरा है वेट ऑफ, या बोल सकता हूँ वेट कौन सा, ये है डेड वेट, डेड वेट पर ग्रेडर, पर ग्रेडर एक ग्रेडर के ऊपर कितना डेड वेट है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस में देखा है। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतना आया 267.36। इसकी वैल्यू सीधे सीधे मैं पुट करूंगा WL का, क्योंकि ये जो है दोस्तों, ये जो डेड वेट आया है वो मेरे पूरे के पूरे स्पान के ऊपर आया है, डेट इज 24 मीटर के अंदर ये डेड वेट मेरे को देखने को मिला। तो यहाँ से W×L की जो वैल्यू है पुट करेंगे हम लोग ये, और L जो है इफेक्टिव स्पान, इसकी वैल्यू है 24। यहाँ से सॉल्व करने पर हमको इतना बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, किसकी वजह से, डेड वेट की वजह से। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं रही होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, डेड वेट को ही कैलकुलेट करते हैं हम किसकी वजह से, ड्यू टू लाइव लोडिंग की वजह से। तो दोस्तों डेड वेट हम लोग कैलकुलेट किए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लाइव लोड की वजह से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे लाइव लोडिंग की वजह से, जो बेंडिंग मोमेंट हमारा आ रहा है, क्या बोला, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको कैलकुलेट करना है किसकी वजह से, लाइव लोडिंग की वजह से, और वो हमारा WL² बाय 8 आया। WL×L/8 इसको लिख देंगे, ये WL की वैल्यू में हमने कैलकुलेट करी है, वो कितनी आई है, डेट इज दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे लाइव लोड जो आपने कैलकुलेट किया फॉर बेंडिंग मूवमेंट पर ग्रेडर, लाइव लोड फॉर बेंडिंग मूवमेंट पर ग्रेडर, जो कि इतना आया है हमारा 1140। यहाँ पर आप WL की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, यहाँ पर WL की वैल्यू सीधे सीधे पुट करेंगे आप 1140, और यहाँ पर इस पे इफेक्टिव स्पान से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 8 करेंगे, तो आपको इतना मिल जाएगा। मतलब कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोडिंग हमारा इतना आ गया निकल के। सिमिलर तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं ड्यू टू इम्पैक्ट लोड की वजह से। मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू इम्पैक्ट लोड। और इम्पैक्ट लोड से कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ये होता है मेरा इम्पैक्ट फैक्टर इनटू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोडिंग। मतलब कि ये जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए, ये क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोडिंग है, जो कि इतना कुछ आया था। इसको अगर मैं इम्पैक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो कि हम लोग फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर कैलकुलेट किए। ठीक है, स्टेप फर्स्ट के अंदर इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट किए, इसको सीधा सीधा अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोडिंग की वजह से, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा इम्पैक्ट लोड की वजह से। दोस्तों एक पॉइंट में यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो इम्पैक्ट लोड होता है ये केवल और केवल ड्यू टू लाइव लोड होता है, केवल और केवल लाइव लोड की वजह से होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल देना है, या फिर मैं बोलूँ टोटल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, आप बेंडिंग मोमेंट जो कि डेड लोड की वजह से आया उसको जोड़ दो किसके साथ, लाइव लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसके साथ, और जो इम्पोज्ड लोड की वजह से जो आ रहा है, या फिर जो इम्पैक्ट लोड की वजह से जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आया है। तो यहाँ पर तीनों की वजह से मैं जोड़ देता हूँ, डेट इज डेड लोड की वजह से इतना आया था, लाइव लोड की वजह से इतना, और जो इम्पैक्ट लोड है उसकी वजह से इतना। तो जो टोटल बेंडिंग मोमेंट आएगा वो मेरा इतना आ जाएगा। इसको भी आप ब्रैकेट में बंद करके ध्यान रखिएगा, क्या कि हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आया, 5648.22 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये टोटल बेंडिंग मोमेंट हम लोगों ने निकाल दिया। अब दोस्तों स्टेप 2 क्या बोलती थी, स्टेप 2 बोलती थी कि आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, साथ में क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया, वो कितना आया है मेरा, वो आया है इतना।
अब हम लोग मैक्सिमम शेयर फोर्स की बात करेंगे। तो शेयर फोर्स दोस्तों सबसे पहले डेड लोड की वजह से निकालेंगे, जिसको हम WL/2 से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर WL की वैल्यू मुझे पता है, मैंने निकाला है 267.36, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि एक ग्रिडर के ऊपर आपको निकालना है, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ ये हमारा एक ग्रिडर पर हमारा जो भी शेयर फोर्स आ रहा था डेड लोड की वजह से वो है, और इस एक्सप्रेशन के हिसाब से इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ से आपका डेड लोड की वजह से शेयर फोर्स मिल जाएगा। सिमिलर वे में दोस्तों लाइव लोडिंग की वजह से आप शेयर फोर्स निकाल देंगे। WL/2, WL आपने कैलकुलेट किए है स्टेप फर्स्ट के अंदर। अगर आप देखेंगे तो ये क्या, लाइव लोड फॉर शेयर फोर्स आपने इतना निकाला था और एक ग्रिडर के ऊपर लाइव लोड की वैल्यू इतनी आ रही है। तो इसकी 1251.5 वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे किस अंदर, यहाँ पर आप जैसे ही पुट करते हो 1251.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ से हमको क्या, शेयर फोर्स ड्यू टू लाइव लोडिंग मिल जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही दोस्तों ड्यू टू इंपैक्ट लोड की वजह से हमको शेयर फोर्स निकाल लेना है। तो इंपैक्ट लोड की वजह से शेयर फोर्स किस तरह से निकालेंगे, इंपैक्ट फैक्टर इनटू मैक्सिमम शेयर फोर्स ड्यू टू लाइव लोडिंग, जो कि अभी हम यहाँ पर ये कैलकुलेट की है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको इंपैक्ट लोड की वजह से मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ये तीनों शेयर फोर्स को जोड़ दो, ठीक है। दैट इज ड्यू टू डेड लोड, ड्यू टू लाइव लोड एंड ड्यू टू इंपैक्ट लोड। यहाँ से आपको टोटल मैक्सिमम शेयर फोर्स मिल जाएगा, जो कि कितना रहेगा, शेयर फोर्स ड्यू टू डेड लोड प्लस शेयर फोर्स ड्यू टू लाइव लोड प्लस शेयर फोर्स ड्यू टू इंपैक्ट लोड। सबको जोड़ेंगे तो आपको एक वैल्यू यहाँ से इतनी मिल जाएगी 1020.37 किलो न्यूटन। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपको स्टेप 2 क्लियर हुआ होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया। स्टेप 2 के अंदर हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कैलकुलेट किया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस तरह से कैलकुलेट किया, सबसे पहले डेड लोड की वजह से निकाला, फिर लाइव लोड की वजह से कैलकुलेट किया, देन इंपैक्ट लोड की वजह से कैलकुलेट किया। दोस्तों जो शेयर फोर्स होता है डेड लोड की वजह से, सॉरी जो बेंडिंग मोमेंट होता है डेड लोड की वजह से, वो WL²/8 होता है। यहाँ पर WL की वैल्यू हमने स्टेप फर्स्ट के अंदर कैलकुलेट करी थी, जो कि क्या है, WL क्या है, ये है वेट। मैं अगर यहाँ पर लिख दूं आपके लिए, ये क्या है, डेड वेट पर ग्रिडर, पर ग्रिडर। एक ग्रिडर के अंदर क्या बोला, टोटल डेड वेट, टोटल डेड वेट पर ग्रिडर। एक ग्रिडर के ऊपर टोटल डेड वेट कितना आया पूरे स्पान के अंदर, वो यहाँ पर है, जो कि हमने निकाला था, उसको वैल्यू पुट किया, ठीक है। सिमिलर तरीके से अगर हम लोग आगे बात करें, लाइव लोड की वजह से हमने निकाल दिया। ये क्या है दोस्तों, लाइव लोड पर ग्रिडर जो आ रहा है, एक ग्रिडर के ऊपर कितना लाइव लोड एक्ट कर रहा है पूरे स्पान के ऊपर, जो कि हमने यहाँ से पुट कर दिया। ऐसे ही आपने इंपैक्ट लोड कैलकुलेट किया। इंपैक्ट लोड ध्यान रखना है दोस्तों, आप इंपैक्ट फैक्टर इंटू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोडिंग होती है, अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। अगर आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है तो वहां पर मैक्सिमम शेयर फोर्स ड्यू टू लाइव लोडिंग। यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो इंपैक्ट लोड होता है हमेशा लाइव लोडिंग की वजह से रहेगा या फिर इम्पोज्ड लोड की वजह से रहेगा। फिर दोस्तों ऐसे मैक्सिमम शेयर फोर्स हमने कैलकुलेट किया ये यहाँ पर, और यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद टोटल शेयर फोर्स की वैल्यू हमने लिख ली है, ठीक है। दोस्तों अब बात करेंगे स्टेप 3 की तरफ, जिसके अंदर हमको डिजाइन ऑफ सेंट्रल सेक्शन की बात करना है। जो प्लेट ग्रिडर होता है उसका सेंट्रल सेक्शन हमको डिजाइन करना है। अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों प्लेट ग्रिडर आपको अगर उसका साइड व्यू देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये मेरा क्या है, यहाँ पर अगर मैं कुछ बातें आपको जस्ट बता देता हूं जल्दी, तो ये जो मैं चीज होती है ये मेरी फ्लेंजेस होती है ना, और ये वाला जो पोर्शन है मेरा वेब होता है। तो दोस्तों अब हमको इसको डिजाइन करना है, ठीक है। इसको डिजाइन करने से पहले सबसे पहले हमको ये वेब पोर्शन जो है, जो कि आप देख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को हमको डिजाइन करना होगा। तो इसके लिए अब हम लोग कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो कैलकुलेशन की बात किस तरह से करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करने वाले हम लोग, डिजाइन ऑफ वेब, जो वेब होता है उसको डिजाइन करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक इकोनॉमिकल डेप्थ का एक फॉर्मूला आपके सामने है, D = 1.1 √m/σb × TW, जो कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दोस्तों m क्या है, m हम लोग कैलकुलेट किए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका m है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको वहां पर पुट करनी है, ठीक है। ये आपको m मिल गया। सिग्मा b क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। TW क्या है दोस्तों, यहाँ पर थिकनेस ऑफ वेब आपको TW = 12 mm अज्यूम कर लेना है, कि मानो ये मेरा वेब का एक मैंने अलग से निकाल के रख दिया, इसकी थिकनेस आपको अज्यूम कर लेनी है 12 mm, ये अकॉर्डिंग टू कोड है, ठीक है। दोस्तों साथ में जो Fy जो आपने यहाँ पर स्टील यूज करेंगे वो 250 है। तो सिग्मा बेंडिंग क्या होता है दोस्तों, सिग्मा बेंडिंग जो रहेगा आपका, आपको IS कोड बोलता है, क्या बोलता है,
अगर मैं आपको बताऊं तो आईएस कोड बोलता है कि सिग्मा बेंडिंग जो रहेगा आपका वो 0.66 इंटू ऑफ एफ ऑफ वाई इस टाइम्स रहता है, ठीक है। इट इज बेंडिंग जो स्ट्रेस रहेगी आपकी जो आपको गिवन है उसका 0.66 टाइम्स रहता है, आईएस कोड में लिखा गया है, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे सिग्मा बेंडिंग की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे जैसे ही, तो यहाँ से आपको थिकनेस की वैल्यू कुछ निकल कर आएगी। मानो थिकनेस की वैल्यू आपकी 1857.87 mm आ गया। इसको आप ऑलमोस्ट 1900 mm अज्यूम कर लो, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो। तो दोस्तों ये जो 12 mm आपको इसकी थिकनेस हमने अज्यूम करी थी, साथ में इसकी जो डेप्थ है आपकी इकोनॉमिकल डेप्थ डी वो निकल कर इतनी आ गई। तो आप क्या कह देंगे, लेट अस प्रोवाइड 1900 mm बाय 12 mm का वेव आपको प्रोवाइड करा देना है। यहाँ तक कि मेरे हिसाब से सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि D इज इक्वल्स टू 1.1 अंडर रूट एम अपॉन सिग्मा बेंडिंग इंटू TW होता है, ठीक है। सारी वैल्यू से आपको सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों। यहाँ पर बस एक पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना वो ये है कि जो M है, ये M हम लोगों ने निकाला था, ये किलो न्यूटन मीटर में निकाला था। आप इसको किस में पुट करेंगे, इसको आप मेरे हिसाब से न्यूटन mm के अंदर कन्वर्ट करके पुट करना है। अगर आपको किलो न्यूटन मीटर को इसमें कन्वर्ट करना है तो इसको सीधे सीधे 10 की पावर 6 से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने किए, ठीक है। तो यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा आप कि आपने ये सारी बातें तो कर दी, आपने डी भी निकाल दिया, टी आपने कितना प्रोवाइड किया है, दैट इज थिकनेस ऑफ वेव आपने कितना अज्यूम किया है, वो आपने 12 mm अज्यूम किया है। तो क्या 12 mm आपने अज्यूम किया है, ये सेफ है? तो इसको हम लोग चेक करेंगे, चेक फॉर मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब, मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब के लिए चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो TW है दैट इज मिनिमम थिकनेस, वो आती है हमारी मैक्सिमम शेयर फोर्स अपॉन अलोवेबल शेयर फोर्स इनटू डी। तो दोस्तों ये कैसे आया अगर मैं आपको बताऊं तो शेयर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, शेयर फोर्स अपॉन में एरिया होता है। शेयर फोर्स एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, D इंटू TW लिख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करूं लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। ऐसे ही अगर मेरे को क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करनी है तो ब्रेड्थ इंटू थिकनेस कर देंगे ना, तो ये डेप्थ होगी और ये इसकी थिकनेस हो गई। तो यहाँ से आपको थिकनेस TW निकाल देना है, TW शेयर फोर्स अपॉन शेयर स्ट्रेस इंटू डी आई। दोस्तों ये जो शेयर स्ट्रेस है ये कैसी है, ये अलाउबल शेयर स्ट्रेस है, और अलाउबल शेयर स्ट्रेस कोड बताता है कितना, कि ये आपको लिखना है 0.4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वाई, ये कोड बोलता है, ठीक है। आप सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा इस फॉर्मूले के अंदर। कौन कौन सी वैल्यूज, यहाँ से आप मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू जो कि हमने कैलकुलेट की है, और कहां पर की है अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट की है, और ये कितनी आ रही है 1020.37 टोटल मैक्सिमम शेयर फोर्स आया। यहाँ पर इसकी वैल्यू आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये इंटू 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइड बाय 0.4 इंटू 250 इंटू टी इसकी हमने माना है, तो वहां से आपको 5.4 आ गया। लेकिन यहाँ से आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो टी मिनिमम है वो लेस देन है टी प्रोवाइडेड, हेंस बोल सकते हैं हम लोग क्या, वेव शेप है। अगर दोस्तों मेरा यहाँ पर दूसरा केस बनता कि थिकनेस V थिकनेस W जो रहेगा मिनिमम, वो मेरा क्या आता, वो ज्यादा आ जाता, किससे, जो कि मैंने प्रोवाइड कराया है। तो इस केस में मैं सेक्शन को रीडिजाइन करूंगा, ठीक है, या फिर मिनिमम थिकनेस में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो यह पॉइंट यह कहने का मतलब है कि जो आपने थिकनेस प्रोवाइड कराई है ना वेब की, जो कितनी कराई है आपने 12 mm कराई है, वो सेटिस्फाइड है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो सेक्शन जो आपने डिजाइन किया है वो सेफ रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि दो सेक्शन दैट इज ए फ्लेंज पोर्शन और वेब पोर्शन, वेब पोर्शन मैंने आपको डिजाइन करके बता दिया है। इस वेब पोर्शन के अंदर अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो ये जो डी की वैल्यू है यहाँ पर अगर मैं बात करूं, क्या डी जो है, डी मेरा कितना आया दोस्तों, डी की वैल्यू मेरी आ गई 1900 mm आ गया, ये मेरा क्लियर है बात। ये जो डी लिखा है ये मेरी कितनी आ गई, 1900 mm आ गया, मतलब कि ये जो वेब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरी आ गई 1900 mm, और ये 12 mm इसकी थिकनेस मैंने अज्यूम कर रखी है, ठीक है। अभी तक यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं आगे की, दैट इज डिजाइन ऑफ फ्लेंज। तो हमने वेब पोर्शन डिजाइन कर लिया, अब हमको क्या डिजाइन करना है, अब हमको फ्लेंज पोर्शन डिजाइन करना है। दोस्तों फ्लेंज पोर्शन को डिजाइन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज सबसे पहले जो आपने फ्लेंज बना रहे हैं, मानो कि आपने कुछ इस टाइप का फ्लेंजेस को ये डिजाइन करना है,
एक फ्लेंज ये हो गया, दूसरा फ्लेंज आपका ये हो गया, और ये वेब तो आपने डिजाइन कर ही दिया मानो इस तरह से। तो ये जो फ्लेंज आप क्रिएट करेंगे यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं, ये जो फ्लेंजेस आप लोग बनाने वाले हैं, ये फ्लेंज और ये फ्लेंजेस को हम लोग डिजाइन करेंगे, तो इनका एरिया निकाल लेंगे, डेट इज AF बराबर M अपॉन सिग्मा B इंटू डी, जहां पर M क्या है मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सिग्मा B क्या है मेरी बेंडिंग स्ट्रेस, और D मेरी डेप्थ ऑफ द वेब। ठीक है, तो यहाँ से M की वैल्यू आप पुट करेंगे सीधे सीधे। इसको दोस्तों 10⁶ से मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि जो किलो न्यूटन मीटर था उसको हमने न्यूटन mm में कन्वर्ट किया है। ठीक है, कैसे किया है अगर मैं आपको एक बार बता देता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो 1 किलो न्यूटन mm बराबर 1 इंटू किलो की वैल्यू 10⁻³ न्यूटन हो गया, और mm की जगह 1000 मीटर की जगह आप क्या करेंगे 10⁻³ mm कर देंगे, तो ये सीधे सीधे 10⁶ न्यूटन mm आ जाएगा। क्लियर है, मेरे ख्याल सॉरी न्यूटन mm आ जाएगा। यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी जो कि मैंने आपको बता दिया किस तरह से कन्वर्जन हुआ। अब आगे अगर बात करें यहाँ पर सीधे सीधे जो भी वैल्यूज है आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके और सॉल्व कर देना। ठीक है, सिग्मा बेंडिंग में आपको बताया कि 0.66 टाइम्स होती है f(y) की, पुट करेंगे तो यहाँ से आपको एरिया ऑफ f की वैल्यू दिखने को मिल जाएगी, मतलब एरिया ऑफ फ्लेंजेस की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। अब जैसे ही आपको AF मिला, आपने फिर से अज्यूम किया कि कोड सजेस्ट करता है हमको कि आप 35 mm थिक फ्लेंज प्लेट प्रोवाइड कराओ, मतलब कि ये जो फ्लेंजेस हमने बनाई है, ये फ्लेंजेस की जो थिकनेस है दोस्तों वो 35 mm है। क्या बोला मैं, ये फ्लेंजेस की थिकनेस आप कितनी मान सकते हो 35 mm अज्यूम कर ली हमने ये। ठीक है, तो ये अज्यूम कर लिया, और आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा ब्रेड्थ इनटू थिकनेस ऑफ फ्लेंज बोल देता हूं मैं। तो यहाँ से एरिया ऑफ फ्लेंज आपको पता है ना, और आपने थिकनेस की अज्यूम कर लिया, तो यहाँ से क्या आप विड्थ ऑफ दी फ्लेंज निकाल सकते हैं, कैसे, एरिया ऑफ फ्लेंज डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ फ्लेंज से। ये फॉर्मूला जैसे आप लगाओगे दैट इज यहाँ पर विड्थ ऑफ फ्लेंज बराबर एरिया ऑफ फ्लेंज अपॉन थिकनेस ऑफ फ्लेंज, और एरिया ऑफ फ्लेंज आप निकाले यहाँ पर जस्ट ये, इसको जस्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिवाइड बाय 35 करेंगे, तो यहाँ से आपको एरिया ऑफ फ्लेंज इतना आएगा, सॉरी विड्थ ऑफ द फ्लेंज आ जाएगा, डेट इज BF। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर तो BF क्या है, ये मेरा BF हो गया। ठीक है, वो कुछ इतना निकल कर आया और इतना आ गया, इसको मैं ऑलमोस्ट 520 mm अज्यूम कर लेता हूं जिससे कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, अब दोस्तों ये आपने निकाल दिया, मतलब कि मैं अगर आपको बताऊं क्या, मैं अगर आपको बताऊं कि ये चीजें आपने कैलकुलेट जैसे ही कैलकुलेट करी, तो यहाँ से जो फ्लेंज की जो विड्थ थी वो हमने निकाली, डेट इज B को आपने कितना निकाल दिया दोस्त, B की वैल्यू हमारी आ गई 520 mm मेरी आ गई। अब मुझे चेक करना है किसके लिए, मुझे इसको चेक करना होगा दोस्तों इस डिस्टेंस के लिए, दैट इज ये जो डिस्टेंस है मेरा, इसके लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा। इस डिस्टेंस को हम आउटस्टैंड बोलते हैं, और इसको मैं मानो B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको B से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो दोस्तों B कैसे निकलेगा, अगर आप चाहेंगे तो B मेरा इस तरह से आप देख सकते हैं कि B-12 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं तो मुझे B मिल जाएगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल सेक्शन है। तो ये इसकी थिकनेस 12 है, तो यहाँ पर भी इसकी थिकनेस 12 होगी। तो ये जो टोटल थिकनेस क्या बोला, टोटल इसकी जो विड्थ थी डेट इज 520, उसमें से अगर मैं 12 को घटा देता हूं तो मुझे ये मिल जाता है, और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो मुझे B मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है मेरी बराबर है। ठीक ना, तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, B की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी ग्रेटर देन 20 टाइम्स ऑफ थिकनेस 12 टाइम्स TF से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर ये B जो है ये 12 TF से कम आ रही है, मतलब आपने जो डिजाइन करी है वो ओके है, अदरवाइज उसके लिए आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर यही बोला गया कि ऑल्सो चेक फॉर आउटस्टैंड फ्लेंज। आउटस्टैंड फ्लेंज क्या होता है, जो कि मैं आपको बता दिया हूँ कि ये अगर इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो ये बचा कुचा जो चीज है इसी को हम लोग आउटस्टैंड फ्लेंज बोलते हैं, आउटस्टैंड फ्लेंज कह देते हैं। क्लियर है ये चीज। आगे अगर बात करें दोस्तों तो किस तरह से कैलकुलेट किया वो मैं यहाँ पर बता दिया, इसकी वैल्यू आई 254 mm। अब आप देखेंगे कि 254 mm ज्यादा नहीं है, 12 टाइम्स ऑफ TF ये कोड बताता है हमको, डेट इज ये जो 254 है छोटा है किससे, 420 से, मतलब हमने जो डिजाइन की अभी तक वो कैसी है, सेफ। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हमने कैलकुलेशन करी है, इसके अकॉर्डिंग अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप क्या करें, आप एक एरिया जो आपने प्रोवाइड किया वो कितना आ जाएगा 520 इंटू 35, डेट इज इतना आपने एरिया प्रोवाइड किया। तो यहाँ से एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपने इतना प्रोवाइड किया और आपको चाहिए इतना था, मानो किसी काम के लिए आपको चाहिए थे कितने 10 रुपए,
लेकिन आपके पास अभी कितने हैं, आपके पास 12 रुपए हैं, ठीक है। आपको चाहिए थे 10 रुपए, लेकिन आपके पास 12 है, तो ये काम हो पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो पाएगा। मतलब कि एरिया प्रोवाइडेड जो है वो ज्यादा है रिक्वायर्ड से। मेरे को 12 चाहिए था, सॉरी 10 चाहिए था, ऐसे कह सकता हूँ, मुझे 10 चाहिए था, लेकिन मेरे पास जो मुझे दिए पापा ने वो 12 रुपए दिए, तो मेरा काम हो जाएगा ना। तो वो सेम चीज यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो एरिया था, जितना चाहिए था उससे ज्यादा हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिया, हेंस ये डिजाइन भी क्या है, सेफ है। लेकिन यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब इसको फिर से मेरे को चेक करना पड़ेगा बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस के लिए। क्या ये जो फ्लेंज है ये मेरा क्या बोला, जो फ्लेंज मेरा है ये बेंड तो नहीं हो जाएगा मेरा, ठीक है। बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस के लिए इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं, ठीक। दैट इज यहाँ पर आपको बेंडिंग इक्वेशन पता होगी, एम बाई आई बराबर सिग्मा वाई एंड बराबर इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, ई बाई आर। तो यहाँ से सिग्मा बेंडिंग की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एम अपॉन आई एक्स एक्स इंटू वाई मैक्स, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों दो तीन चीज है कि वाई मैक्स क्या होता है, तो वाई मैक्स मैं आपको निकालना बताऊंगा, साथ में आई एक्स एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम लोग देखने वाले। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, वाई मैक्स की। वाई मैक्स क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने वाई मैक्स को यहाँ पर आपके सामने लिखा है। तो वाई मैक्स हमारा कुछ नहीं है दोस्तों, जो न्यूट्रल एक्सिस बोल दो या फिर हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस से जो आउटर मोस्ट फ्लेंजेस है उन दोनों के बीच की दूरी को वाई मैक्स बोला है। और कैसे वाई मैक्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये मैं दोस्तों आपके सामने d/2 प्लस 35 से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये जो विड्थ है या जो थिकनेस है फ्लेंज की वो क्या टी एफ बराबर 35 है, तो d/2 प्लस 35 से वाई मैक्स आ जाएगा। कितना आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेना। डी क्या है दोस्तों, 1900 प्लस डिवाइड बाई 2 प्लस 35 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही y1 कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों y1 को अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको यहाँ से उठा के y1 कैसे निकालेंगे, तो y1 को मैं निकाल सकता हूँ d/2 प्लस का 35/2, क्योंकि इस ये जो फ्लेंज है इसका सेंटर कहाँ होगा, ये 35 की अगर थिकनेस है तो इसका आधे पे इसका सेंटर लाई कर रहा होगा। तो ये y1 डिस्टेंस जो है ये भी मेरा आ जाएगा, y1 की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी कुछ आ जाएगी यहाँ से, और y max की वैल्यू भी मेरी इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये होगी बिल्कुल बेसिक सी बात। अब रही बात आई अबाउट एक्स एक्स, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो ये किस टाइप से आप कैलकुलेट करेंगे, तो दोस्तों बचपन में आपने देखा होगा कि अगर मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरे को एक रेक्टेंगल अज्यूम कर लेता हूं। जैसे कि आपके सामने अगर मैं बना दे रहा हूं कि ये पूरा मेरा एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है क्या होता है, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज ये होता है मेरा कैपिटल बी d³/12 होता है कि नहीं होता है। अब ये तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस पूरे रेक्टेंगल का, जो कि मैंने ब्लू कलर से बनाया है। सिमिलर तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक येलो कलर से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ आपके सामने, एक रेक्टेंगल तो मेरा येलो कलर का ये रह गया और एक रेक्टेंगल मेरा ये हो गया। तो बड़े वाले रेक्टेंगल में से अगर ये मैं छोटे वाले दो येलो रेक्टेंगल घटा देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इस आई सेक्शन का। तो -2 टाइम्स करूंगा मैं किसका, ये छोटे वाले का, डेट इज ये स्मॉल बी और ये स्मॉल डी, तो इसको क्या कर दूंगा बी d³/12। समझ आया, बी कैपिटल बी ये है, कैपिटल डी ये है, जो कि हम किस टाइप से निकालेंगे दोस्तों, ये मैं निकाल सकता हूँ 1900 स्मॉल डी प्लस का 70 हम लोग कर देंगे, तो ये 970 आ जाएगा मेरा कौन, कैपिटल डी। क्योंकि यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे को पता है स्मॉल डी है इस पॉइंट तक की, और 35 इधर से 35 इधर तक जोड़ दूंगा तो मुझे ये 1970 मिल जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज ये क्या हो गया, मेरी कैपिटल डी हो गई, स्मॉल बी मुझे पता है, स्मॉल डी मेरे को पता है, कैपिटल बी और कैपिटल डी पता है, इसके अंदर पुट करेंगे तो आई अबाउट एक्स एक्स मिल जाएगा, y1 मैंने निकाल दिया, y max मैंने यहां से निकाल दिया, ठीक है। सारी वैल्यूज अब आप क्या करने वाले हैं, सारी वैल्यूज यहाँ पर लाएंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिएगा आई अबाउट एक्स एक्स मैंने कैलकुलेट करके रखा है, जो इज कैपिटल बी d³/12 माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल बी d³/12। स्मॉल बी और डी क्या है ये मैं आपको बता दिया। सारी वैल्यूज यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी 520 आप निकाले कैपिटल बी की वैल्यू, डी कितना है 1970 का क्यूब करेंगे डिवाइड बाई 12 माइनस 2 स्क्वायर में आपको बताया येलो कलर के, उनको आप घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो आई शेप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब इस शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। और वो जब आप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ इतनी आ जाएगी, ठीक है यहाँ तक। अब वाई मैक्स में निकाल के बताया था, वाई मैक्स क्या कैसे बताया था मैं आपको कि वाई मैक्स क्या होता है दोस्तों, d/2 प्लस
d/2 प्लस क्या होता है मेरा 35 था, और d की वैल्यू आपको कितनी पुट कर देनी थी, d की वैल्यू आपको 1900 डिवाइड बाई 2 प्लस 35 पुट कर दे तो आपको यहाँ से वाई मैक्स की वैल्यू मिल जाती। अब सारी वैल्यूज आप सिग्मा बेंडिंग के अंदर पुट करेंगे, दैट इज ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर सारी वैल्यूज जो आपने निकाली है, दैट इज किसकी, m की वैल्यू, IXX की वैल्यू पुट करो और वाई मैक्स की वैल्यू पुट करो, यहाँ से आपको सिग्मा बेंडिंग मिल जाएगा। सिग्मा बेंडिंग दोस्तों कितना आएगा मेरा, इतना कुछ आ गया होगा, है ना। सिग्मा बेंडिंग की वैल्यू मेरी इतनी आ गई न्यूटन mm स्क्वायर। और यहाँ से आप एक चीज देखेंगे कि सिग्मा बेंडिंग जो है दोस्तों आपकी अलोवेबल बेंडिंग स्ट्रेस से कम है। अलोवेबल बेंडिंग स्ट्रेस हमको कोड बोलता है वो होती है 0.66 इंटू ऑफ एफ ऑफ फाइव। एफ ऑफ फाइव क्या है यहाँ पर 250 है, ठीक है। दैट इज जो अलोवेबल है वो 165 है और मेरी आई 136, मतलब सेफ है। मुझे चाहिए था क्या कह सकता हूं कि इतनी मेरे को अलाउबल है, मेरी लिमिट इतनी है, लेकिन मैं अभी तक यहीं तक हूं। मानो मेरे 165 रोटी खा सकता हूं, ठीक है, लेकिन अभी मैं कितनी खाया हूं, 136 और खाया, 136 पॉइंट कुछ खाया हूं, तो मेरे को कितनी, इतना हक है कि इतनी खा सकता हूं, मतलब अभी मैं सेफ जोन में हूं, इतनी खा सकता हूं, लेकिन इतना खाया हो तो मुझे कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर मैं कम खा सकता था और मुझे कोई इतनी खिला देगा तो मैं मर जाऊंगा ना। एक एग्जाम्पल है, तो समझिएगा कि मेरे को जो सिग्मा बेंडिंग निकल कर आ रही है अभी वो इतनी आ रही है, लेकिन मेरे को इतनी अलाउड है, तो मेरे को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। या ऐसे समझ सकते हैं, मानो आपका हॉस्टल है ना, हॉस्टल में आप 10 बजे तक आपकी एंट्री अलाउड है, लेकिन अगर आप हॉस्टल में 8 बजे तक ही पहुंच गए तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। सिमिलर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 बजे बाद पहुंचेंगे तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अलग से कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा, कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। तो सिमिलर तरीके से अगर आपकी जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रही है वो अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस से ज्यादा है तो वहां पर आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा सेक्शन को, ठीक है। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों चेक फॉर अलाउबल शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप जानते हैं कि शेयर स्ट्रेस बराबर मैक्सिमम शेयर फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ वेब होता है, दैट इज मैक्सिमम शेयर फोर्स, इतना हम लोग कैलकुलेट किए। और एरिया ऑफ वेब, वेब क्या है दोस्तों, मैं आपको बना के बताया था, ये मेरा वेब है जो कि 1900 mm है और 12 mm इसका है। तो एरिया ऑफ वेब यहाँ से सीधे करेंगे तो आप इतना आ रहा होगा। और ये भी जो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस जो एसएस आया है आपका अलाउबल शेयर स्ट्रेस से कम है। अलाउबल शेयर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे आप, 0.4 इंटू FO5 जो कि कोड बताता है, जो कि इतना है, डेट इज 100 न्यूटन mm स्क्वायर से मेरा कम है। तो यहाँ पर भी मैं क्या हूँ, सेफ हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। दोस्तों एक और स्टेप के अंदर हम लोग बात करेंगे। अब उस स्टेप के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कनेक्शन बिटवीन फ्लेंजेस एंड वेब। मतलब कि सीधी सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो ये वेब हमने डिजाइन कर दिया, ये फ्लेंज हमने डिजाइन कर दिया, लेकिन अब इन दोनों को जोड़ना भी तो है, तभी तो मुझे एक ग्रेडर सेक्शन देखने को मिलेगा। तो इनको जोड़ना अब हमको स्टार्ट करना पड़ेगा कि इन दोनों को कैसे हम लोग जोड़े, ठीक है। उसकी डिजाइन अब हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कनेक्शन बिटवीन द वेब एंड फ्लेंजेस। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि लेट अस प्रोवाइड ए वेल्डेड कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन आपको प्रोवाइड कराना है, वेल्डेड कनेक्शन, और उसकी साइज हमको निकालनी है। ध्यान देना कि जब हमको फ्लेंज और वेब को डिजाइन करना है या उनको जब कनेक्ट करना है तो उसके अंदर केवल और केवल हमको साइज को कैलकुलेट करना है, बस साइज कैलकुलेट कर देना है, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा कि हॉरिजॉन्टल शेयर पर mm बराबर आपको शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड ऑन बोथ साइड कर देना है। दो क्यों किया दोस्तों, कि दोनों साइड आप वेल्डिंग करेंगे। दोनों साइड कौन कौन सी साइड, अगर मैं आपको फटाक से बता दूं, देखो ये हो गया एक तो मेरा, है ना, ये इस टाइप का मेरे पास कोई सेक्शन था बस, है ना, ये इस टाइप का मेरे पास कोई सेक्शन था। तो मेरे को इधर भी वेल्डिंग कराऊंगा मैं और इधर भी वेल्डिंग कराऊंगा, दोनों साइड वेल्डिंग कराऊंगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ले दिया। 2 इंटू KSLW इंटू शेयरिंग स्ट्रेस, ये आपकी स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड होता है, जो कि आपको पता होगा जब आप स्टील स्ट्रक्चर फर्स्ट पढ़े होंगे, उसके अंदर आपको आपके टीचर ने बताया होगा, या अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो वहां पर भी आपको ये चीज मैंने बताई थी। साथ में दोस्तों हॉरिजॉन्टल शेयर, दैट इज ये शेयर फोर्स, शेयर जो है VAY बार अपॉन IXX, जहां पर V क्या है मेरा, ये शेयर फोर्स, और AY बार क्या है दोस्तों, जो न्यूट्रल एक्सिस रहेगी वहां से जो भी एक एरिया है उसकी दूरी है। मानो ये सेंटर टू सेंटर दूरी y1 है, तो इसकी जो है हम y1 कैलकुलेट किए थे, तो इसका जो एरिया है इसके अबाउट वो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो K जो है दोस्तों, K हमारा एक कांस्टेंट है जो कि आपको दिया जाता है हर एक एंगल के लिए अलग अलग IS कोड के अंदर।
डेट इज मानो अगर आपका एंगल 90 डिग्री पर आपने वेल्ड किया दोस्तों, ये और ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का वेल्ड है, तो यहाँ पर के की वैल्यू 0.7 हो जाएगी। अगर 45 डिग्री का वेल्ड है तो उसके लिए के की वैल्यू कुछ अलग दी गई है, तो ये आप आईएस कोड में देख सकते हैं, ठीक है। और जो लेंथ ऑफ वेल्ड होता है वो मेरा 1 mm हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लेना। तो सारी वैल्यूज यहाँ से जैसे ही आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको यहाँ से एस की वैल्यू मिल जाएगी। डेट इज अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, क्या क्या बताऊं मैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो इस फॉर्मूले के अंदर वी ए बार, डेट इज ये वी है जो कि आपने कैलकुलेट किया, इसको पुट किए, साथ में ए वाई बार ये आप पुट कर देंगे। ए वाई बार किस टाइप से आप निकाले दोस्तों, ए वाई बार जो हो जाएगा मेरा ए वन, डेट इज A1, ये जो एरिया है इस वाले एरिया को मैंने A1 बोल दिया, और Y1 क्या, इस एक्सिस से तो इसके सेंटर तक की दूरी को Y1 बोल दिया। तो दोस्तों सीधी सीधी बात क्या की है, A1 क्या हो जाएगा, A1 मेरा जाएगा 35 इंटू 520, और Y1 की दूरी जो है मेरी 967.5 है, जो कि मैंने Y1 आपको कैलकुलेट करना बताया था कि D/2 प्लस 35/2 से आप Y1 कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको ए वाई बार की वैल्यू मिल जाएगी। सारी वैल्यूज आप इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे आप इस एक्सप्रेशन के अंदर सारी वैल्यूज ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि एस क्या है, मेरा साइज ऑफ वेल्ड है। एस जैसे आपको मिला वो मिला 2.91, लेकिन आईएस कोड हमको ये बात फिर से बोलता है कि मिनिमम साइज ऑफ प्लेट वेल्ड फॉर 32 टू 50 mm की प्लेट जब रहती है तो वहां 8 mm आपको यूज करना पड़ेगी। साइज क्या रहनी चाहिए, 8 mm रहनी चाहिए। मतलब अगर आपकी प्लेट की साइज इसके बीच में वेरी कर रही है तो आपको कम से कम इतने साइज ऑफ वेल्ड वहां पर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। हेंस अगर इससे कम आ रहा है तो आपको कम से कम 8 mm प्लेट वेल्ड प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहाँ तक जो भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों वीडियो को एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या बात करी दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात करी कि किस टाइप से हम लोग एक डेक टाइप प्लेट ग्रेडर ब्रिज को डिजाइन करते हैं। उसके बाद में सारी बातें मैंने आपको बताई कि सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमको दोस्तों डेड लोड, लाइव लोड और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। फिर हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया और मैक्सिमम शेयर फोर्स कैलकुलेट किया, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शेयर फोर्स मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया। देन आगे हमने बात की थर्ड स्टेप के अंदर दोस्तों, जो वेब है, वेब को हम लोगों ने डिजाइन कर दिया, वेब को डिजाइन किया, देन फ्लेंज को डिजाइन किया और साथ में फिर इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक और वैसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसके अंदर भी हम लोग डेक टाइप प्लेट ग्रेडर ब्रिज को डिजाइन करना सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।